बच्चों देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। उसमें न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है, ये अपने को निकालना है। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में अपने को क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम उस चीज को लिखते हैं। दो गोले हैं, ये हमने दो गोले बना लिए। बच्चों पहले गोले पर आवेश हम मान के चलते हैं कि Q1 है, दूसरे गोले पर जो आवेश है उसको हमने Q2 मान लिया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने R से व्यक्त किया। अब देखिए अपने को क्या दिया गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की रखे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, इसका मतलब दोनों गोलों के बीच की दूरी का मान 30 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मिलेगा R बराबर 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। पहले गोले पर आवेश है बच्चों 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, इसका मतलब Q1 का मान दिया गया है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम। Q2 का मान दिया गया है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। और हमें निकालना है दोनों गोलों के मध्य लगने वाला बल, अर्थात हमें F का मान निकालना है। तो बच्चों दो आवेशों के बीच में लगने वाला कूलम बल, ठीक है, आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाले कूलम बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो K होता है उसका मान हवाया निर्वात के लिए होता है बच्चों 1/4πε0। K का मान 1/4πε0 तभी होता है जब दोनों आवेशों के मध्य हवा उपस्थित हो। तो यहाँ पे अपने को सवाल में दिया गया कि हवा है, तो इस वाली अवस्था में जब हम इनके मान रखते हैं तो K का मान आता है बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K का मान है। ये सारे मान हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा, F बराबर K का मान हमने रखा 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान है बच्चों 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात -7 बटा R स्क्वायर। R का मान है 30 गुणा 10 की घात -2 और इसका होल स्क्वायर। ये सारे मान हमने रख दिए। अब क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। F बराबर सबसे पहले बच्चों इसको देखो, ये 9 और ये 2 और ये 3, इनको लिख लेते हैं 9 गुणा 2 गुणा 3। अब घात को एक साथ हल करो, यहाँ पे 10 की घात -7, यहाँ पे 10 की घात -7, तो टोटल कितनी हो गई -14। ये कितनी है 10 की घात +9, तो बताओ -14 + 9 कितना हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 10 की घात -5। अब नीचे देखो बच्चों, ये 30 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखना 30 गुणा 30 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखना क्या होगा, F बराबर यहां से देखना बच्चों 9 गुणा 2 गुणा 3, 9 गुणा 2 गुणा 3, ऊपर है 10 की घात -5, 10 की घात -5। नीचे देखना बच्चों, ये 3 गुणा 3, ये तो 9 हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 तो 9 हो गया। अब एक 10 यहां बचा हुआ है, एक 10 यहां पे बचा हुआ है, तो 10 की घात 2 हो जाएगा, और ये है 10 की घात -4, तो कितना मिलेगा 10 की घात -2। अब ये 9 से 9 कैंसल, तो यहां से F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर यहां से देखना बच्चों कितना मिलेगा 2 गुणा 3, तो ये तो गया 6, ऊपर है 10 की घात -5, नीचे है 10 की घात -2, -2 पर जाएगा तो कितना बनेगा +2, तो फाइनली कितना मिलेगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब इस बल की प्रकृति भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ये जो Q1 आवेश अपने को दिया गया है धनात्मक प्रकृति का है, Q2 आवेश भी धनात्मक प्रकृति का है, अर्थात दोनों आवेश परस्पर समान प्रकृति के हैं। तो ये जो बल F लगेगा इसकी प्रकृति हो जाएगी बच्चों प्रतिकर्षण। क्या प्रकृति हो जाएगी, प्रतिकर्षण, अर्थात ये प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये अपना सवाल नंबर 1 था, जिसमें हमने दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल निकाला। बड़ा सिंपल था, बस आपको ये याद रखना है कि K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तभी यूज करते हैं जब दोनों आवेश परस्पर हवाया निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझा, अच्छे से लिखा।
अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप एक बार खुद पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी ने पढ़ा। अब देखिए वो क्या है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो अपने को दो चीजें निकालनी है। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, नंबर 2 दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये चीज अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करें कि क्या दिया गया है। वही है बच्चों इस सवाल में भी कि अपने को दो गोले दिए गए हैं। हम मान लेते हैं कि पहला गोला है और ये दूसरा गोला, ठीक है। बच्चों दोनों गोलों पर आवेश हम मान लेते हैं क्रमशः Q1 और Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R, ठीक है। अब अपने को सवाल में क्या दिया गया है कि पहले गोले पर जो आवेश है उसका मान है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इस Q1 को हम ऐसे लिख रहे हैं बच्चों 4, एक दशमलव को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो -6 से क्या हो जाएगा -7 कूलम, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों Q2 आवेश का मान भी अपने को दिया गया है। दूसरे गोले पर आवेश कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, तो Q2 बराबर हो जाएगा 0.8 माइक्रो की जगह हो जाएगा 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, एक दशमलव को आगे खिसकाते हैं तो 8 गुणा 10 की घात -7 कूलम। तो यहां हमने दोनों आवेशों के मान लिख दिए। ये दोनों आवेश के मान अपने को सवाल में दिए गए हैं। अब आगे क्या है, छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो बच्चों दोनों गोलों के बीच में जो लगने वाला बल है उसका मान कितना है 0.2 न्यूटन, लेकिन ये कहां पे लगता है वायु में। इसका मतलब जब दोनों आवेशों के बीच में वायु है तो उस अवस्था में बल इतना लगता है। इसमें दो चीजें निकालनी है बच्चों अपने को। पहला, दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है वो निकालनी है, मतलब R का मान निकालना है। Q1 Q2 का मान दिया गया है, R का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम बल का एक सूत्र जानते हैं बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और अगर यहां से वज्र गुणा करके हम R² का मान निकालें तो R² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों K Q1 Q2 अपॉन F इधर आ जाएगा तो ये F हो गया। ये R² का मान है, लेकिन हमें तो R चाहिए तो हम इसका दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो ये मिलेगा बच्चों K Q1 Q2 अपॉन F। ये सारे मान हमारे पास है तो ये मान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कितना मिलेगा अपने को, F बराबर बच्चों K का मान अभी अभी हमने आपको बताया था कि 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, लेकिन ये तभी होता है जब दोनों आवेशों के बीच में हवाया निर्वात है, तो ही हम K का ये वाला मान लिख सकते हैं। अब Q1 Q2 का मान देखिए बच्चों, Q1 का मान यहाँ अपने को दिया गया है 4 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान दिया गया है 8 गुणा 10 की घात -7, और नीचे है बल कितना है बच्चों 0.2 न्यूटन। हम इस 0.2 न्यूटन को भी अगर ऐसे लिखें 2 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन तो लिख सकते हैं। दशमलव को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -1। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा लिखने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब बच्चों देखना, ये 2 और ये 8 4 बार कैंसिल हो गया, तो रूट के अंदर क्या बचा उस चीज को लिखते हैं। रूट के अंदर यहां से बचा बच्चों 9, इधर बचा 4, ये भी बचा कितना 4, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहां से देखना 10 की घात -7 -14 हो गई, ये +9 तो कितना हो गया 10 की घात -5, ठीक है। और नीचे कितना है 10 की घात -1, नीचे बचा है बच्चों 10 की घात -1। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो F बराबर अपने पास आएगा, देखना ध्यान से, ये आ गया बच्चों 9, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16,
10 की घात -5 ऊपर, 10 की घात -1 नीचे, -1 ऊपर जाएगी तो 10 की घात +1 हो जाएगी और ये मिलेगा 10 की घात -4। यहां तक हम आ गए, ठीक है। अच्छा, ये अपना r का मान चल रहा है बच्चों, f नहीं है, क्या है ये r, ठीक है। हम दूरी r का मान निकाल रहे हैं ना, तो दूरी r का मान है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा, r बराबर, यहां से देखो ये वर्गमूल करना है तो 9 का कितना हो जाएगा 3, तो बाहर आके 3 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो ये 4 हो गया। 10 की घात -4 है, वर्गमूल में घात आधी हो जाती है, तो -4 है तो कितना मिलेगा -2, और ये आंसर आएगा बच्चों मीटर में। मतलब r का मान कितना आ गया 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। या तो आप इतना आंसर दे सकते हैं 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। दोनों का मतलब एक ही है, 10 की घात -2 मीटर या सेंटीमीटर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आप अगर आप आंसर 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर देते तो वो भी ठीक है, और अगर आपका मान 12 सेंटीमीटर लिखते तो वो भी ठीक है। जो आप लिखना चाहें ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका बी पार्ट बचा हुआ है। बी पार्ट में क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो पहले गोले पर लगने वाला बल था। अब सवाल में पूछा कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आपको एक बात बताइए कि जो कूलाम का नियम होता है, या सभी जानते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है बच्चों, वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा। मतलब परिमाण दोनों का समान होगा, लेकिन दिशा परस्पर विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पहले गोले पर इतना बल लगता है 0.2 न्यूटन, तो निश्चित रूप से दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन ही बल लगेगा। तो हम क्या कहेंगे बी के आंसर में, चूंकि कूलाम बल, चूंकि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, जिसके अनुसार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण एवं Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ अपने को तो सिर्फ परिमाण बताना है कि दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा पहले गोले के कारण। तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः दूसरे गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों 0.2 न्यूटन। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण जितना बल लगा, दूसरे गोले पर भी पहले गोले के कारण उतना ही बल लगेगा, बल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। क्या आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए? बड़े आसान न्यूमेरिकल थे। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरा भी फॉर्मूला बेस्ड था, बस इसमें एक चीज का हमने थोड़ा सा चेंज किया, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने काम में लिया कि कितना बल काम करेगा। तो दोनों सवाल बहुत आसान थे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke² (G) विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि यह अनुपात क्या बताता है, ठीक है। इसमें दो काम करने बच्चों, ये जो अपने को मान दिया गया है Ke²
अपॉन कैपिटल जी एम ई एम टी, हमें इसकी विमा निकालनी है। ठीक है, तो इसकी विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी विमा निकालने के लिए हम हर तरफ विमा वाला निशान लगा दें, के की विमा भी निकालेंगे, फिर उसके बाद ई स्क्वायर की विमा भी निकालेंगे, नीचे बच्चों देखिए जी की विमा भी निकालेंगे, एम ई इसकी विमा भी निकालेंगे और एम टी इसकी विमा भी निकालेंगे। ठीक है, तो के होता है बच्चों बल नियतांक जो कूलाम के नियम में आता है, उसकी विमा ये होती है m1 L3 T-4 A-2। इस लेक्चर के क्वेश्चन के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि के की ये विमा कहां से आई, फिलहाल आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए के की विमा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कितनी है, m1 L3 T-4 A-2। लेक्चर के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आई कहां से। आगे है बच्चों ई स्क्वायर, ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब ये आवेश है, ई आवेश है बच्चों, और आवेश की विमा होती है A1 T1। क्या होती है, A1 T1। लेकिन यहाँ पे ई स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे A2 T2, पावर का भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो बच्चों जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी होता है बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जो न्यूटन के नियम में पढ़ा होगा आपने, एफ जी, और ये आता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यहां से हम विमा निकाल सकते हैं कैपिटल जी की। तो सबसे पहले कैपिटल जी का सूत्र देखिए क्या होता है, कैपिटल जी का सूत्र हो जाएगा बच्चों एफ जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो अगर आप जी की विमा निकालना चाहते हो, जी की विमा, तो ऊपर तो आ जाएगी बल की विमा, क्या होती है m1 L1 T-2, नीचे है बच्चों ये आर स्क्वायर की विमा हो जाएगी L2, और नीचे है द्रव्यमान m, पहले द्रव्यमान की विमा m, दूसरे द्रव्यमान की विमा भी m। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अब हम यहां से इसकी सहायता से हम जे की विमा लिख देंगे। तो देखो ऊपर है m1, नीचे है m2, तो 2 पावर ऊपर जाएगी तो -1, तो क्या मिलेगा m की पावर -1। ठीक है, इतना ही मिलेगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे कितना है L1, यहाँ पे है L2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा L3, कितना हो जाएगा बच्चों L3, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है T-2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा T-2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है Me, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसकी विमा हो जाएगी m1। यहाँ पे है Mp, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसकी विमा भी हो जाएगी m। अब इनको सोल्व करते हैं। ऊपर देखिए बच्चों टोटल m की पावर कितनी है, m सिर्फ यही है तो m1 हो जाएगा, L3 ये भी इतना ही है तो ये L3 हो जाएगा, T-4 है और यहाँ पे +2 है तो कितना हो जाएगा T-2, यहाँ पे A-2, यहाँ पे A2, तो कितना हो जाएगा पावर 0। इसी प्रकार से नीचे देखिए M-1 M+1, ये तो 0, तो ये वाला M1 बच जाएगा, तो ये वाला M1 आ गया। ये L3 एज इट इज है, T की पावर -2 ये भी एज इट इज है, और A इसमें है ही नहीं, A नहीं है तो A की पावर कितनी लिख सकते हैं बच्चों 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा तो क्या पता चलेगा अपने को, ऊपर भी M1 नीचे भी M1, तो कितना हो जाएगा M0, ऊपर भी L3 नीचे भी L3, तो ऊपर जाके -3 0 बना देगा तो ये भी 0, T-2 ये भी सेम है तो ये भी 0 बन गया, A ऑलरेडी 0 है। मतलब इसमें किसी भी मूलभूत राशि की घात नहीं दी हुई, इसका मतलब ये विमाहीन है, विमाहीन राशि है। क्या है बच्चों, ये विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है ना। और यही अपने को ए पार्ट में सिद्ध करना था कि के E² अपॉन जी MEMP की कोई विमा नहीं होती, अर्थात ये विमाहीन होता है, ये अपने को सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूव, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में अपने को यही बताना था कि इसकी विमा नहीं होगी, ये जो टर्म है पूरी, ये जो राशि है ये विमाहीन राशि है, हमने बता दिया। अब बच्चों कैपिटल जी की विमा तो हमने यहां से निकाली, अब चाहो तो ना कैपिटल के की विमा भी निकाल सकते हैं, वो भी निकलवा देते हैं। देखिए कैसे बच्चों, कूलाम बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां से हम लोग अगर K का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा F R² अपॉन Q1 Q2, वज्र गुणा करके हमने K का मान निकाल लिया। हमें तो विमा K की चाहिए बच्चों, तो देखिए कैसे निकालेंगे। बल की विमा हो जाएगी M1 L1
t-2। दूरी की विमा हो जाएगी l, लेकिन स्क्वायर है तो पावर 2। नीचे आवेश की विमा होती है बच्चों a1 t1, लेकिन दो आवेश है तो दो बार लिखना पड़ेगा a1 t1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो k की विमा कितनी होगी, देखो ध्यान से। m1 ऊपर आ गया, l1 और l2 कितना हो गया l3, और ये ऊपर t की पावर -2। ठीक है, नीचे देखना बच्चों क्या हो जाएगा a2 t2, क्योंकि दो बार आ रहा है तो ये a2 t2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास k की विमा आ जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो k की विमा कितनी हो जाएगी, यहां से आएगा बच्चों m1 हो गया, ये आ जाएगा l3 हो गया, t-2 ऊपर है, नीचे वाला 2 पर जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा, तो ये t की घात -4 बन जाएगी। एक 2 है नीचे, ऊपर जाएगा तो a की घात -2 हो जाएगा, तो ये वाली विमा हमारी k की आ जाती है। तो देखो k की यही विमा हमने लिखी थी यहाँ पे, m1 l3 t-4 a-2। तो यहाँ आप k की विमा निकाल सकते हो, फिर g की विमा निकाल सकते हो। ये अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ, जहां अपने को सिद्ध करना था कि ये वाला जो पद है ke²/g_m_e_m_p ये एक विमाहीन राशि होती है, हमने सिद्ध कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चों क्या है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि अनुपात क्या बताता है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब बच्चों देखिए सेकंड पार्ट में अपने को क्या करना है, इस पद का मान निकालना है ke²/g_m_e_m_p का कितना मान होगा। ठीक है, सारे नियतांकों के मान रखने हैं नियतांक सारणी को देखकर। मतलब ये मान आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मान अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो वहां पे लिखे हुए आएंगे, है ना, इस वजह से आपको याद नहीं करना है। आप सारणी देखकर ये मान रख सकते हैं और फिर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए हम मान निकालते हैं, देखो ध्यान से। हमें मान निकालना था बच्चों ke²/G_m_e_m_p का। तो ये मान कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले बच्चों k का मान रखेंगे, है ना, किसका मान रखेंगे, k का। तो हम आपको सबसे पहले ये सारे मान बता देते हैं कि किसके मान क्या क्या होते हैं ना, उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए कैपिटल K जो होता है बच्चों, कैपिटल K उसका मान होता है हवाया निर्वात के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, E होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद आया बच्चों कैपिटल G, कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से Me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और एक है बच्चों MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ये सारे नियतांकों के मान हो गए। अब हमें इन सभी नियतांकों की सहायता से ke²/G_m_e_m_p का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना, k का मान रखेंगे बच्चों 9 × 10⁹ E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻19 और इसका होल स्क्वायर है। नीचे आ रहा है G, इसका मान रखेंगे 6.67 × 10⁻11। Me का मान रखेंगे 9.1 × 10⁻31। उसके बाद बच्चों MP का मान रखेंगे 6.67 × 6.672 × 10⁻27। ठीक है, इन सभी नियतांकों का मान रख दिया हमने। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा GMEMP। तो बच्चों आपको ये सोल्व नहीं करना है, मैनुअली सोल्व करोगे काफी टाइम लग जाएगा। सिर्फ एक रिजल्ट हम यहां से निकालना चाहते हैं, तो इसका मान आएगा 2.4 × 10⁻39। ठीक है, 2.4 × 10⁻39। बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। क्यों मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ke²/G_m_e_m_p है ये एक विमाहीन राशि है। कैसे राशि बच्चों, विमाहीन। और हम जानते हैं कि अगर किसी राशि की विमाही नहीं होती तो निश्चित रूप से उसका मात्रक भी नहीं होगा। अगर विमाही नहीं है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, मतलब ये एक मात्रकहीन राशि है। तो आप इसके ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो मान आया है ये कैसा है बच्चों, मात्रकहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं। लेकिन सवाल अपना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम इसके दूसरे पार्ट पर आए हैं। इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यहां तक तो हमने कर लिया, लेकिन अब भी इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, और वो क्या कि यह अनुपात क्या बताता है, ये चीज भी अपने को बतानी है। मतलब इसका भौतिक अर्थ क्या है।
क्यों हमने ये कैलकुलेशन की, इस कैलकुलेशन से क्या स्पेशल रिजल्ट अपने को मिलता है, ये चीज अपने को बतानी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, उसके लिए आप पहले बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब बच्चों देखिए, हम इसका ना लास्ट पार्ट करते हैं कि जो नियतांक है ये क्या बताता है, इसका भौतिक अर्थ क्या है। देखिए बच्चों, इसका भौतिक अर्थ बताने के लिए क्या व्यक्त करता है उसको बताने के लिए ना हम आपसे एक छोटा सा सवाल करवाते हैं। और वो सवाल क्या है कि मान के चलो कि यहां पर दो कण रखे हुए हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पहला क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है और दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और दोनों के बीच की दूरी r है, और ये कहाँ रखे हुए हैं बच्चों, वायु में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, वायु में, ऐसा हमने मान लिया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, प्रोटॉन एक आवेशित कण है, और दो आवेशों के बीच में कूलाम बल काम करता है, मतलब स्थिर वैद्युत बल काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम Fe से व्यक्त कर रहे हैं, उसका सूत्र होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 होता है पहला आवेश, Q2 होता है बच्चों दूसरा आवेश, और R होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये जो पहला कण है अपने पास आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, उसका आवेश कितना होगा E। दूसरा प्रोटॉन है, उसका आवेश भी कितना होता है E। हम सिर्फ परिमाण लेकर चल रहे हैं ना, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। तो दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल का मान हो जाएगा बच्चों K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है, और जब दो द्रव्यमान वाले कण एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, Fg बराबर ये हो जाएगा बच्चों G M E MP अपॉन R स्क्वायर। पहले कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का द्रव्यमान बटा R स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। अब बच्चों में काम करते हैं, ये जो समीकरण 1 है ना, उस समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो LHS में क्या आएगा Fe, RHS में आएगा बच्चों Fg। ठीक है, इधर से आएगा अपने पास K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहां से मिला कैपिटल G ME MP अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने को कितना मिला, ये मिलेगा बच्चों अपने को, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कितना मिलेगा, ये मिलेगा अपने को Fe अपॉन Fg। R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये मिला बच्चों K E स्क्वायर अपॉन G ME MP। ठीक है, ये वाली चीज मिली। अब जरा ध्यान से देखो कि Fe और Fg का अनुपात जब हमने निकाला तो किसके बराबर आया, K E स्क्वायर अपॉन G ME MP। मतलब ये वही तो पद है जो अपने को दिया गया था, K E स्क्वायर अपॉन G ME MP। बेसिकली क्या है, ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले विद्युत बल, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात। तो ऊपर वाला भी बल, नीचे वाला भी बल, तो ऊपर बल की विमा आएगी, नीचे भी बल की विमा आएगी, तो दोनों एक दूसरे की समान विमा है, ऊपर नीचे है तो निरस्त हो जाएंगे, तो विमाहीन राशि मिलेगी। तो यहां से आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि K E स्क्वायर अपॉन G ME MP एक विमाहीन राशि है, और हर विमाहीन राशि मात्रकहीन होती है, मतलब उसकी विमा नहीं है तो निश्चित रूप से मात्रक भी नहीं है। तो इसका मतलब Fe अपॉन Fg जो है ये K E स्क्वायर अपॉन G ME MP के बराबर है, और इसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। Fe अपॉन Fg इसका मान हम निकाल चुके बच्चों, K E स्क्वायर अपॉन G ME MP का भी अभी निकाला था हमने, 2.4 गुणा 10 की घात 39। तो यहां से क्या पता चला, Fg को उधर लेके जाओ तो Fe बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2.4 गुणा 10 की घात 39, और यहाँ पे कितना आ जाएगा Fg। क्या मिला बच्चों, Fg। तो यहां से Fe क्या है, Fe है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला वैद्युत बल। Fg क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां से दोनों के बीच में एक संबंध मिला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.4 गुना 10 की घात 39 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब ये सीधा सीधा समझ में आता है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है, और ये बात अपने को समझनी थी एक न्यूमेरिकल की सहायता से, इसी वजह से न्यूमेरिकल दिया गया है।
बच्चों हर न्यूमेरिकल एक नया कॉन्सेप्ट अपने को सिखाता है। इस न्यूमेरिकल से भी अपने को यही पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। 10 की घात 39, सोच के देखो बच्चों एक बार, 10 की घात 39 कितनी बड़ी राशि, ठीक है। तो यहां से जो रिजल्ट मिला उसको हम लिख देते हैं। अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.4 गुना 10 की घात 39 गुना ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों ये वाली तुलना तभी ठीक है जब हम दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की, मतलब इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच की दूरी का मान नहीं बदल रहे, मतलब आर का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो आर का मान दोनों स्थितियों में वही होना चाहिए। आर का मान दोनों स्थितियों में समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए, ठीक है। तो आर का मान दोनों स्थितियों में समान होना चाहिए। उस वाली अवस्था में ना हम ये कहेंगे, मतलब आर का मान नहीं बदलना, दोनों के बीच की दूरी का मान नहीं बदलना, तो उस वाली अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होता है, 10 की घात 39 गुना प्रबल होता है, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल अपना खत्म होता है।